मैं राज बहादुर यादव रिजल्ट मित्रा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आपने कल की क्लास देखा, हिंदी व्याकरण की भूमिका और सिलेबस का डिस्कशन किया था। हमने वहां पे लास्ट में आपको छोड़ा था, संस्कृत को कितने भागों में बांटा जाता है। लास्ट पॉइंट जो आप लोगों ने देखा था वो सेकंड लेक्चर में क्या देखा था भाई, तो आप बताएंगे संस्कृत को कितने भागों में बांटा जाता है। यहीं पे हमने उस क्लास को ड्रॉप किया हुआ था, तो वहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे, वहीं से हम लोग क्या करेंगे भैया, आगे बढ़ जाएंगे। सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा कल की क्लास को फिर से एक बार पुनः स्मरण करा देता हूं। सबसे पहली भाषा हमने आपकी क्या लिखी थी, तो वहां पे आपको संस्कृत मिली हुई थी भैया। संस्कृत के बाद कौन सी भाषा लिखी गई थी, पाली भाषा। पाली से आपको क्या मिला था, प्राकृत भाषा मिली थी। प्राकृत से आपको कौन सी भाषा मिली थी मेरे दोस्त, आपको अपभ्रंश मिली थी। अपभ्रंश से आपको क्या मिला था, हिंदी मिला था। हमने आपको कल की डेट में बताया था, उस क्लास में आपको डिस्कस किया हुआ था पिछली क्लास में। तो भैया सभी भाषाओं की जननी किसे कहा जाता है, तो आपने बताया था संस्कृत को कहा जाता है। अब संस्कृत से कौन सी भाषा जन्म लेती है, तो आपको पता है भैया पाली लेती है। पाली से कौन सी भाषा आई हुई है आपकी, प्राकृत आई हुई। प्राकृत से आपकी कौन सी है, अपभ्रंश है। अपभ्रंश से किस भाषा का जन्म हुआ था मेरे दोस्त, तो आप बताएंगे हिंदी भाषा का जन्म हुआ था। तो अब यहाँ पे हमने आपको बताया था पाली किस समय की भाषा है, तो आप बताएंगे बौद्ध समय की भाषा है। महात्मा बुद्ध के सारे उपदेश किस भाषा में दिए थे, गए थे भैया, उस समय पाली भाषा ही जन जन की भाषा हुआ करती थी। तो महात्मा बुद्ध ने जन जन की भाषा में, जो लोगों को समझ में आने वाली भाषा थी, उसमें अपने उपदेश दिए। प्राकृत भाषा में कौन उपदेश दिया था, तो महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के समय की भाषा है अपभ्रंश। अपभ्रंश का अर्थ हमने आपको बताया था, इसका रूप होता है बिगड़ा। इसी बिगड़े हुए रूप से किसका जन्म होता है, तो हिंदी का जन्म होता है। तो हिंदी की जननी किसे कहते हैं, तो अपभ्रंश को कहते हैं। आदि जननी किसे कहते हैं, तो संस्कृत को कहते हैं। यहां तक हम लोगों ने कल के लेक्चर में पढ़ा था। अब आज का लेक्चर जो शुरू होगा, जो जहां से प्रारंभ करने चल रहे हैं हम लोग, वो होगा संस्कृत से। कहां से भैया, संस्कृत। इस संस्कृत को कितने भागों में बांटा गया है, इस संस्कृत को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपका आंसर होगा संस्कृत को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, तो आपका आंसर यहां पे होगा संस्कृत को 2 भागों में बांटा गया है। ये 2 भाग कौन कौन से हैं। अगला प्रश्न आपका आता है, ये 2 भाग आपके कौन कौन से हैं। तो जल्दी से हमारे बच्चे आंसर करके बताएंगे ये 2 भाग आपके कौन कौन से हैं। तो एक आपका है वैदिक संस्कृत। कौन सी संस्कृत मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरी बहन, वैदिक संस्कृत। और दूसरा भाग कौन सा है, तो आप बताएंगे लौकिक संस्कृत। कौन सी संस्कृत, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे लौकिक संस्कृत। अब यहाँ जो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत की बात की गई है मेरे बच्चे, तो यहाँ ये जो वैदिक शब्द लिखा गया है, क्या लिखा गया है, ये वैदिक शब्द लिखा गया है। ये वैदिक शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, आपको जल्दी से आंसर करके बताना है। ये वैदिक शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो हमारे बच्चों का यहाँ पे आंसर होगा सर यहाँ पे तो एक शब्द वेद है। क्या है, एक शब्द आपका वेद है और दूसरा क्या है, इक लगा हुआ है। इक अब है क्या यहाँ पे, इक आपका प्रत्यय है। क्या है मेरे दोस्त, मेरे भाई, इक आपका क्या है, प्रत्यय है। और किस शब्द में जुड़ा है, वेद शब्द में जुड़ा है। आपका एक नियम है, जब भी एक प्रत्यय लगता है, जो ये पहला वाला स्वर होता है पहले वर्ण में, जो पूर्व का वर्ण होता है उस स्वर वर्ण में वृद्धि होती है। किस वर्ण में वृद्धि होती है, तो याद रखिएगा स्वर वर्ण में। अगर ए लिखा गया है तो ए की जगह पे क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। ई लिखा गया है तो यहाँ पे दीर्घ ई हो जाएगा। अगर आ लिखा है तो यहाँ पे दीर्घ आ हो जाएगा। तो अब देखो वेद लिखा गया है, अगर इक प्रत्यय जुड़ा तो यहाँ क्या बन गया, वैदिक बन गया है मेरे बच्चे। क्या बन गया है, वैदिक बन गया है। तो वैदिक शब्द जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, तो आपका आंसर होगा इसमें एक शब्द वेद है और दूसरा शब्द क्या है, इक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है मेरे भैया, मेरे बंधु, इक प्रत्यय है। अब यहाँ एक प्रश्न और आपसे बनता है, वैदिक संस्कृत में लिखा जाने वाला पहला ग्रंथ कौन सा है। वैदिक संस्कृत में लिखा जाने वाला पहला ग्रंथ कौन सा है,
तो आपका आंसर होगा वैदिक संस्कृत में लिखा जाने वाला पहला ग्रंथ आपका वेद है। क्या है मेरे बच्चे? वेद है। तो वेदों की रचना कहाँ पे हुई? तो आप बताएंगे वैदिक संस्कृत में हुई। अब वेदों से संबंधित और भी प्रश्न आपसे यहाँ बन सकते हैं। तो वेदों की संख्या पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है मेरे भाई? वेदों की संख्या पूछ सकता है। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, वेद कितने होते हैं? वेद कितने होते हैं? तो आपका आंसर होगा वेद 4 होते हैं। कितने वेद होते हैं मेरे भाई? तो आप बताएंगे वेद 4 होते हैं। ये 4 वेद हैं कौन कौन से भाई? यहाँ सबसे पहला वेद आपका कौन सा है? तो आपका आंसर होगा ऋग्वेद है। और कौन सा वेद है? यजुर्वेद है। और कौन सा वेद है? तो आपका आंसर होगा सामवेद है। और कौन सा वेद है? तो आपका आंसर होगा यहाँ पे अथर्ववेद है। वेदों की संख्या कितनी मिल गई? 4 वेद मिल गए आपको। चारों वेदों का आपको नाम मिल गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब अगला प्रश्न यहां बनता है, इसमें से जो 4 वेद हैं, इन चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? प्राचीन वेद की जब हम बात करते हैं तो सबसे प्राचीन वेद आपका कौन सा है? तो आप बताएंगे सबसे प्राचीन वेद मेरा ऋग्वेद है। कौन सा वेद है भाई? सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है। और अगर नवीन वेद की हम बात करते हैं, सबसे नवीन वेद कौन सा है या सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो नवीन वेद या बाद का वेद की जब हमारी चर्चा आएगी भैया, तो वहां अथर्ववेद हो जाएगा। कौन सा वेद हो जाएगा? अथर्ववेद। प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है और नवीन वेद आपका कौन सा है? अथर्ववेद है। दूसरा प्रश्न यहाँ एक बनता है, वो प्रश्न क्या बनता है? वेद त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं? वेद त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं? तब यहां देख लो भैया, वेद त्रयी लिख दिया हूं मैं, वेद त्रयी। अब यहां जो त्रयी लिखा गया है, इस त्रयी का अर्थ क्या होता है? त्रयी का अर्थ होता है मेरे बच्चे 3। क्या होता है? त्रयी का अर्थ होता है 3। तो 3 वेदों को हम किस नाम से जानते हैं? वेद त्रयी के नाम से जानते हैं। तो वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आता है। कौन सा वेद आता है? सामवेद आता है। और वेद त्रयी में कौन सा वेद नहीं आता है? अगर नहीं की बात करेंगे तब आप क्या बता देंगे भैया? वेद त्रयी में कौन सा वेद नहीं आता है? तो आप बताएंगे अथर्ववेद नहीं आता है। कौन सा वेद नहीं आता है? अथर्ववेद नहीं आता है। इन 4 वेदों के अतिरिक्त पंचम वेद किसे कहा जाता है? वेद तो आपके 4 ही हैं, लेकिन एक प्रश्न यहां और बन सकता है आपसे, पंचम वेद किसे कहा जाता है? तो हमारे दोस्त जल्दी से आंसर करके बताओ आप लोग। पंचम वेद किसे कहते हैं? पंचम वेद किस रचना को कहा जाता है? तो मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, आपका यहां आंसर होगा नाट्यशास्त्र। पंचम वेद के नाम से किस रचना को जाना जाता है? तो नाट्यशास्त्र को जाना जाता है। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? तो आपका आंसर होगा भरत मुनि की। किसकी रचना है भाई? भरत मुनि की। और इस नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं? तो आप बताएंगे 36 अध्याय हैं। इसी नाट्य शास्त्र के 6ठे अध्याय में, किस अध्याय में भैया? तो आप बताएंगे 6ठे अध्याय में रस की परिभाषा दी गई है। रस की परिभाषा दी गई है। तो यहां पे बात इतना ही जानते रहे भैया। बाकी हमें पंचम वेद के विषय में, नाट्य शास्त्र के विषय में चर्चा जरूर करेंगे आप लोगों से, लेकिन जहां साहित्य पढ़ाना होगा हमको, जिस पेपर में आपको, जैसे वनडे के कुछ एग्जाम में आपके साहित्य पूछे जाते हैं, तो वहां इसकी चर्चा हम करेंगे आपसे और विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें कितने अध्याय हैं, कितने भागों में विभक्त है, किस अध्याय में किसकी बात कही गई है, ये सारी चर्चाएं आपकी होंगी। लेकिन जहां पे साहित्य का सेगमेंट आएगा, जहां
तो आपको भाषा विज्ञान और काव्य शास्त्र का सेगमेंट मिलेगा। ये है किसका? काव्य शास्त्र का सेगमेंट है। काव्य शास्त्र का एक टॉपिक है रस छंद अलंकार, जहां पे हम इसकी चर्चा करेंगे, वहां पे आपको इसके विषय में बताएंगे। आप एकदम परेशान ना हो कि सर ने रस छंद अलंकार की तो ये चर्चा ही नहीं किया है, भाषा और बोली की चर्चा ही नहीं किया सिलेबस में। तो हम लोगों का हो सकता है जो हमारे वनडे के विद्यार्थी, प्योर वनडे वाले, यूपी ट्रिपल देने वाले बच्चे होंगे, उनके लिए दिक्कत थोड़ा सा होगा, यूपीएसआई देने वालों के लिए। लेकिन उसके लिए आप परेशान ना हो। सुनील सर से जब जिस दिन इजाजत मिल जाएगी कि नहीं सर इस पार्ट को भी हमारे बच्चों को पढ़ा दीजिए, तो मैं उस दिन उसके लिए भी आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। नहीं, मेरे बच्चों का ये भी पार्ट नहीं छूटेगा। तो आप एकदम निश्चिंत होकर पढ़ेंगे। अब देखो भाई, वैदिक संस्कृत में आपको क्या मिल गया? वेद मिल गया, और पंचम वेद की हमने चर्चा कर ली। अब इसके अतिरिक्त वैदिक संस्कृत में और क्या लिखे गए हैं? वैदिक संस्कृत में और क्या लिखे गए हैं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी वैदिक संस्कृत में आपको आरण्यक देखने को मिल जाएंगे। और क्या मिल जाएगा मेरे दोस्त? तो आप याद रखिएगा, उपनिषद मिल जाएगा, आपको ब्राह्मण भी मिल जाएंगे, आपको पुराण मिल जाएंगे, आपको और क्या मिल जाएगा? तो आप बताएंगे उप पुराण भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा मेरे दोस्त? उप पुराण मिल जाएगा। क्या क्या मिला है भाई आपको? आप बताओगे? उप पुराण है, आरण्यक है, उपनिषद है, ब्राह्मण है, पुराण है, और ऋचाओं की रचना की गई। मेरे दोस्त, किसकी रचना की गई है? ऋचाओं की रचना की गई है। अब यहां जरा ध्यान से देखें हमारे बच्चे, अगर हम आपसे पूछ ले उप पुराणों की संख्या कितनी होती है, हम उम्मीद करेंगे हमारे सारे बच्चे बता देंगे। उप पुराण कितने होते हैं, तो हमारे सारे बच्चों का आंसर यहां आ जाना चाहिए। जल्दी से बताएंगे हमारे बच्चे आंसर करके। वैदिक संस्कृत, इस वैदिक संस्कृत में हमने आपसे पूछा है उप पुराणों की संख्या कितनी होती है। हमारे बच्चे यहां याद रखिएगा, आपके उप पुराण कितने हैं? 18 है। अगर आपसे यहां पूछ लिया जाए आरण्यक, आरण्यक से हमें कोई मतलब लेना देना नहीं, ना ही कभी हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, ना ही पूछा जाने वाला। लेकिन आपसे उपनिषद पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है मेरे दोस्त? उपनिषद पूछा जाता है। उपनिषदों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे उपनिषद आपके 108 है। कितने हैं मेरे भाई? 108 उपनिषद हैं। कितने उपनिषद हैं, तो आप बताएंगे 108 उपनिषद हैं। 108 उपनिषद में कौन सा उपनिषद आपको याद रखना है, तो आप याद रखेंगे श्वेताश्वर उपनिषद। हमारे हिंदी से संबंधित हमको कौन सा उपनिषद चाहिए था? एक उपनिषद आपको श्वेताश्वर उपनिषद याद रखना है। इस उपनिषद को क्यों याद रखना है भाई? यहां देखो, इसी उपनिषद में ये भक्ति शब्द मिलता है। भक्ति जो शब्द है, भक्ति काल इसी से बना हुआ है। ये भक्ति शब्द किस धातु से बना हुआ है? भज धातु से बना हुआ है। तो भैया ये भक्ति काल या भक्ति शब्द किस उपनिषद में है? तो श्वेताश्वर उपनिषद में है। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, श्वेता भक्ति का उल्लेख कहां मिलता है, तो आप बताएंगे श्वेताश्वर उपनिषद। श्वेताश्वर उपनिषद 108 उपनिषदों में एक उपनिषद का नाम है, बाकी हमें उपनिषद यहां से नहीं चाहिए। ब्राह्मण से आपसे कोई क्वेश्चन नहीं है भाई, लेकिन पुराण से क्वेश्चन पूछा जाता है। पुराणों की संख्या कितनी होती है? पुराणों की संख्या कितनी है? जल्दी से आप आंसर करें, जल्दी से आप आंसर करेंगे। तेजी से आंसर करें।
पुराणों की संख्या कितनी है? तो हमारे बच्चों का आंसर यहाँ आना चाहिए, पुराणों की संख्या 18 है। अगला प्रश्न यहाँ देखो, ऋचाओं लिखा गया है। अगर इस ऋचाओं शब्द को हम तोड़ दें तो हमें एक शब्द यहाँ क्या मिल जाएगा? ऋचा मिल जाएगा। ऋचा एक वचन हो गया और ऋचाओं कितने वचन हो गया? बहुवचन हो गया। तो हमारे जो क्लास में मेरी बहनें हैं वो जल्दी से बताएंगे इस ऋचा का अर्थ क्या होगा। आपके किसी ना किसी सहेली का नाम जरूर ऋचा होगा, आपके किसी ना किसी सहेली का नाम ऋचा होगा। तो जल्दी से आप आंसर करके बताओ ऋचाओं का अर्थ क्या, ऋचा का अर्थ क्या होता है? ऋचा का अर्थ क्या होता है? तेजी से हमारे बच्चों का आंसर आना चाहिए यहाँ पे भाई। ऋचा का अर्थ क्या होता है? तो ऋचा का अर्थ मेरे दोस्त क्या होता है? तो आप याद रखिएगा, ऋचा का अर्थ होता है श्लोक या मंत्र। क्या होता है? श्लोक या मंत्र होता है ऋचा का अर्थ। ये याद रखिएगा भाई। जो मेरी छोटी बहनें हैं क्लास कर रही हैं, उनमें से अगर किसी का नाम होगा तो याद रखिएगा आपके नाम का अर्थ भी मिल गया है आज। श्लोक या मंत्र होता है। जो वैदिक मंत्र हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? ऋचा कहते हैं। बाकी सारे श्लोकों को नहीं कहा जाता है भाई। जो वैदिक मंत्र हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? श्लोक या मंत्र कहते हैं। उन्हीं ऋचाओं को श्लोक या मंत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ देखो भैया, वैदिक संस्कृत से आपसे जो आपके हिंदी सेगमेंट में, हिंदी भाषा में, हिंदी में जो विषय व्याकरण में जो प्रश्न बनते हैं वो इतने बन सकते हैं, और जो बन सकते हैं उसको हमने करा दिया है आपका। अगला पॉइंट आप देखेंगे, लौकिक संस्कृत। कौन सी संस्कृत की बात करते हैं भाई? लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत। अब हम जब लौकिक संस्कृत की बात कर रहे हैं भाई, तो यहां सबसे पहले तो हमारा प्रश्न यही बन जाएगा कि लौकिक शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो जो लौकिक लिखा गया है किन दो शब्दों से मिलकर बना है? जल्दी से आंसर करके बताओ भाई, तेजी से आप आंसर करके बताओ। जो लौकिक शब्द लिखा है ये किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तेजी से आंसर करके बताएं। तेजी से आंसर करके बताएंगे। यहां पे एक शब्द मेरे दोस्त क्या लिखा गया है? लोक है। क्या है? लोक है। लोक में क्या लगा है? इक प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है? इक प्रत्यय लगा है। हमने बताया था जैसे इक प्रत्यय लगता है पूर्व वाले वर्ण में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। अगर ओ की मात्रा है तो औ की मात्रा हो जाएगी, ए की मात्रा लगी है तो ऐ की मात्रा हो जाएगी, अ की मात्रा लगी है तो आ की मात्रा हो जाएगी, उ की मात्रा लगी है तो औ की मात्रा हो जाती है। तो यहाँ लोक है। लोक में अगर एक प्रत्यय जोड़ा तो हमारा शब्द क्या बन गया? लौकिक बन गया। अब यहाँ प्रश्न आता है, लोक का अर्थ क्या होता है? इस लोक का अर्थ क्या होता है? जल्दी से आंसर करके बताओ भाई, जल्दी से तेजी से आंसर करके बताओ, इस लोक का अर्थ क्या है? भैया याद रखिएगा, इस लोक का अर्थ होता है जगत। क्या होता है? जगत। जबकि ये जगत तो दो तरह से लिखा मिलता है। अब प्रश्न यहां आता है, जगत हमें कितने तरह से लिखा मिलता है? दो तरह से लिखा मिलता है। एक के ता में हलंत लगा होता है, मतलब ये केवल व्यंजन वर्ण है, यहाँ स्वर नहीं है। और यहाँ ता में आ लगा हुआ है, यहाँ पे स्वर विद्यमान है। अब किस जगत का अर्थ होता है? लोक या संसार। इस लोक का अर्थ क्या होता है भाई? संसार होता है ना। तो किस जगत का अर्थ संसार होता है? और अगर किसी जगत का इसमें अर्थ संसार है और तो दूसरे जगत का अर्थ क्या होता है? जब दो शब्द इस तरह के मिल जाए जो सुनने में समान होते हैं लेकिन दोनों का अर्थ क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, उसी को हम कहते हैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। ये समश्रुत भिन्नार्थक जो शब्द है मेरे बच्चे, ये आपके चपरासी से लेके क्लर्क लेके टीजीटी, पीजीटी, यूपीपी, यूपीएसआई, पीसीएस, इवन की आईएएस मेंस में जो कंपलसरी पेपर होता है वहां पे भी पूछा जाता है। तो भैया जल्दी से बता दो, दोनों सुनने में तो आपके समान शब्द हैं, लेकिन इन सुनने में जो समान शब्द हैं इसमें इसका अर्थ क्या है? तो यहां याद रखना, पहले वाले जगत का अर्थ होता है मेरे बच्चे संसार। जो पहला जगत लिखा गया है उसका अर्थ क्या है? तो आप बताएंगे पहले वाले जगत का अर्थ है संसार। लेकिन भाई पहले जगत का अर्थ तो आपको संसार मिल गया, और दूसरे जगत का अर्थ क्या होता है? अब ये भी बता दो भाई आप,
दूसरे जगत का अर्थ क्या होता है? तो जल्दी से तेजी से आंसर करके बताओ, दूसरे जगत का अर्थ क्या होता है? तेजी से आंसर करके बताएंगे आप लोग। इस दूसरे जगत का अर्थ होता है मेरे बच्चे चबूतरा। क्या होता है? चबूतरा। जो गांव के बच्चे होंगे उनको अच्छे से पता होगा, शहर वाले बच्चों को कम देखने को मिलता है लेकिन मिलेगा उनको भी। भैया चबूतरा, जैसे कभी कभी देखते होंगे बरगद या पीपल का पेड़ होता है तो उसको चारों ओर जो है बनाया हुआ होता है, उस पर जो आराम से जाके लोग बैठ जाते हैं छाए में। या आप लोगों ने गांव में कुआं देखा होगा, कुआं के चारों ओर बना हुआ होता है, वो उसी को क्या कहा जाता है? जगत कहा जाता है। उसी जगत को हम और किस नाम से जानते हैं? चबूतरे के नाम से जानते हैं। अब दूसरा प्रश्न यहां बनता है, इस लौकिक संस्कृत में पहला ग्रंथ कौन सा लिखा गया है? लौकिक संस्कृत में लिखा जाने वाला पहला ग्रंथ कौन सा है? तो जल्दी से आप आंसर करके बताओ भाई। लौकिक संस्कृत में लिखा जाने वाला आपका पहला ग्रंथ कौन सा है? लौकिक संस्कृत में लिखा जाने वाला आपका पहला ग्रंथ कौन सा है? तो आप बताएंगे। पाणिनि महोदय का नाम हमारे हर बच्चों ने सुना होगा। किसके नाम की हम बात करते हैं भाई? ये पाणिनि लिखा गया है, इनका नाम हर बच्चे ने सुना होगा। इनकी रचना के भी विषय में अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तब भी यहां आपसे क्वेश्चन पहले से पूछे जा चुके हैं। इनकी रचना का नाम है अष्टाध्यायी। इनकी रचना कौन सी है? तो आपका आंसर होगा इनकी रचना का नाम है अष्टाध्यायी। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है भैया, कितने अध्याय हैं इसमें? तो आपका आंसर होगा 8 अध्याय। कितने अध्याय हैं भाई? 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय को कितने पाद में विभक्त किया गया है? तो आप बताएंगे 4 पाद। पाद से आशय यहां क्या है? पद या चरण है। क्या है मेरे दोस्त? पद या चरण है। जिस प्रकार से कविता चरणों पर चलती है, कविता में क्या होते हैं? चरण होते हैं। उसी तरह से कितने पाद या चरण या पद होते हैं? तो 4 पद हैं। टोटल पाद इसमें कितने हो गए आपके भैया? 32 पाद। 8 अध्याय हैं, 4 पाद में विभक्त है, तो 8 चौक 32 पाद मिल गए। अगर आपसे पूछ लिया जाए अष्टाध्यायी किस पर लिखा गया ग्रंथ है, या अष्टाध्यायी में कितने श्लोक हैं? अष्टाध्यायी किस पर लिखा गया ग्रंथ है, या अष्टाध्यायी में कितने श्लोक हैं? तो आपका आंसर होगा अष्टाध्यायी में श्लोकों की संख्या कितनी है भैया? तो लगभग 4000। लगभग 4000। और अष्टाध्यायी किस पर लिखा गया है? तो आपका यहाँ पे जो आंसर होगा वो आंसर होगा ये व्याकरण पर लिखा गया ग्रंथ है। कभी कभी पूछता है आपसे अष्टाध्यायी का विषय क्या है, वहां पे 4 पॉइंट लिख दे देगा। साहित्य दे देगा, काव्य शास्त्र दे देगा, भाषा विज्ञान दे देगा और व्याकरण देगा। तो आपका आंसर क्या होगा मेरे बच्चे? अष्टाध्यायी किस पर लिखा गया ग्रंथ है? तो आपका आंसर हो जाएगा व्याकरण पर लिखा गया ग्रंथ है। इसके बाद और कौन सी रचना इस लौकिक संस्कृत में लिखी गई है? इस लौकिक संस्कृत में और कौन सी रचना लिखी गई है? तो तेजी से हमारे बच्चे आंसर करके बताएंगे। लौकिक संस्कृत में और कौन सी रचना लिखी गई है? तो आप लोगों ने नाम सुना होगा महर्षि वाल्मीकि। किसके नाम की बात करते हैं भैया? तो महर्षि वाल्मीकि। ये वाल्मीकि शब्द ध्यान से देख लो भैया, वाल्मीकि शब्द ध्यान से देख लो। ये वर्तनी में पूछा जाने वाला प्रश्न है। किसमें? वर्तनी में भी ये वाल्मीकि शब्द पूछा जाता है। महर्षि वाल्मीकि। इनकी रचना तो हमारा हर बच्चा जानता है, हर बच्चे को विषय में पता है। इनकी रचना का नाम क्या था? तो आप बताएंगे रामायण।
लेकिन इसी से मिलता जुलता एक ग्रंथ और है, रामचरितमानस। क्या है मेरे दोस्त? रामचरितमानस। लेकिन ये वैदिक संस्कृत के बहुत बाद में लिखा गया है। तो वैदिक संस्कृत की अगर हम बात, लौकिक संस्कृत नहीं, सॉरी भाई, लौकिक संस्कृत की अगर हम बात करते हैं तो लौकिक संस्कृत में रामचरितमानस नहीं, बल्कि यहाँ क्या, किसकी चर्चा हम करेंगे? रामायण की चर्चा करेंगे। महर्षि वाल्मीकि की रचना रामायण। इसके अतिरिक्त एक नाम आपने और सुना होगा, कृष्ण द्वैपायन का। कृष्ण द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन, महर्षि वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास। वेदव्यास का पूरा नाम क्या था मेरे बच्चे? तो आप याद रखिएगा, इनका पूरा नाम था कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास। इनकी रचना का नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा महाभारत। इस महाभारत को हम और किस नाम से जानते हैं? इसे जय संहिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? जय संहिता भी कहा जाता है। तो लौकिक संस्कृत, अगर लौकिक शब्द की हम बात करते हैं तो लोक धन इक से मिला, लोक का अर्थ होता है जगत। अब यहाँ जगत दो लिखा गया है, पहले जगत का अर्थ है संसार, दूसरे जगत का अर्थ है चबूतरा। लौकिक संस्कृत में पहली रचना कौन सी आई? पाणिनिकृत अष्टाध्यायी आई। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय? 8 अध्याय। प्रत्येक अध्याय को कितने पाद में? 4 पाद में। श्लोक लगभग कितने हैं? 4000 हैं। किस पर लिखा गया ग्रंथ है? व्याकरण पर। महर्षि वाल्मीकि की रचना का नाम क्या है? रामायण। कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास की रचना का क्या नाम है? महाभारत है। इसके बाद हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त, हम लोग अपने मूल टॉपिक की तरफ। ये तो रही आपकी हिंदी की भूमिका में कुछ चीजें, जो भूमिका में इन चीजों की आपको जरूरत पड़ती है। इससे अब तक जो कल और आज की क्लास हुई है, इससे मिला के अब तक आपके एग्जाम में 16 प्रश्न बने हुए हैं। इस 2 दिन की क्लास से जो आपको क्लास मिली है, कल की क्लास और आज की क्लास, इन दोनों क्लास से अब तक हमने 16 प्रश्न आपके व्याकरण के पूछे गए हैं। आपके हिंदी व्याकरण में इसमें से 16 प्रश्न पूछे गए हैं भैया। तो उन 16 प्रश्नों को आप कोई भी अंशाल पेपर उठा के रख लो और उससे आप अंशाल पेपर से मिलाते चलो। रिजल्ट मित्रा पे सुनील सर ने जिन जिन अध्यापकों को लाया है, उन अध्यापक की बाकी अध्यापकों की कसौटी में ये भी अध्यापक खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है? भाई ये मूल्यांकन आपको करना है। इसका मूल्यांकन आप कैसे करोगे मेरे भाई? तो आप अपना अंशाल पेपर लो और अंशाल पेपर रख लो। ये ऐसा तो नहीं आपको गुमराह किया जा रहा है मेरे दोस्त। अगर गुमराह किया जा रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब मत करना, लेकिन अगर गुमराह नहीं किया जा रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करवाओ मेरे भाई मेरे बंधु। जितनी ज्यादा संख्या आपकी होगी उतना ही ज्यादा रिजल्ट मित्रा के सारे टीचरों में उत्साह होगा और उतनी ही अच्छी क्लास आपको मिलेगी। तो मेरे दोस्त, आप अंशाल पेपर रखो अपने पास, उसमें से क्वेश्चन, जितना टॉपिक आपको पढ़ाया जाता रहे उसमें से क्वेश्चन को सॉल्व करते चलो। ये ऐसा नहीं हो कि फ्री में क्लास मिल रही है, ऐसा आपको नहीं महसूस होना चाहिए कभी भी। फ्री में क्लास मिल रही तो हमें कंटेंट नहीं मिल रहा है। हम वो कंटेंट देंगे जो आपको पेड बैच में मिलेगा, वो कंटेंट आपको फ्री बैच में भी मिलेगा। ये सुनील सर ने दावा किया है, प्रॉमिस किया है आप लोगों से मेरे छोटे भाई बहनों, तो उनके इस दावे पे 100% खरा उतरने का प्रयास करूंगा। तो तेजी के साथ इसको नोट कर लेंगे और कंटेंट से आप अपने पेपर को सॉल्व करते चलेंगे। और पेपर के अगर कहीं क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, इंसान हूं, कहीं एक आध क्वेश्चन अगर मिस हो जा रहा है मेरे भाई मेरे बहन, तो उसको आप बता दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए सर ये क्वेश्चन आपसे छूट गया है। उस क्वेश्चन को भी समझाने का दायित्व मेरा है, मैं समझाऊंगा आपको। लेकिन ये याद रखिए मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे।
हम 100% की गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन याद रखिएगा आपके मैक्सिमम की बात करता हूं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इन कंटेंट से सॉल्व हो जाएंगे। 16 प्रश्न अब तक बने हुए हैं इससे, इन 16 प्रश्नों को आप देख लीजिएगा, उससे मिला लीजिएगा आपके प्रश्न मिल रहे हैं हूबहू की नहीं मिल रहे हैं, जो सर ने बताया है उससे आपकी सारी चीजें मैच कर रही हैं, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। तो चलो मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी कड़ी में सबसे पहला जो टॉपिक हम लोगों का शुरू होने वाला है वो टॉपिक है आपका वर्णमाला। कौन सा टॉपिक? ये वर्णमाला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। तो वर्णमाला जो टॉपिक है आपका वर्ण विभाग का टॉपिक है। इस वर्णमाला टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले हम छोटी छोटी चीजों को देखने का प्रयास करेंगे। मेरे बहुत से भाई बंधु को वर्ण और अक्षर और ध्वनि में अंतर नहीं पता होता। कभी कभी मैं देखता हूं ऑफलाइन की क्लास जब पढ़ाता रहता हूं तो वहां पे मिलते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं कि वहां पे उनको वर्ण ध्वनि और अक्षर में अंतर पता नहीं होता है कि तीनों एक हैं कि नहीं है। तो यहां लिख दे रहा हूं बोर्ड पे आपके, ये वर्ण लिखा गया है। क्या लिखा गया है? वर्ण लिखा गया है या अक्षर लिखा गया है या ध्वनि लिखा गया है। अब यहीं से देखो व्याकरण की जो भूमिका थी, उस व्याकरण की भूमिका से क्या क्या मिलने वाला है आपको। वर्ण लिखा गया, अक्षर लिखा गया और ध्वनि लिखा गया। जल्दी से बता दो भैया, इसमें क्या वर्ण अक्षर और ध्वनि तीनों एक हैं? वर्ण अक्षर या ध्वनि तीनों एक हैं? जल्दी से कमेंट करके बताएं आप। और इससे बड़ी इकाई को हम क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा इससे बड़ी इकाई शब्द होती है। आप कमेंट करते रहो, हम देख रहे हैं भाई। इससे बड़ी इकाई आपकी क्या होती है? तो पद होती है। और पद से बड़ी इकाई क्या होती है? तो आपका आंसर होगा पदबंध होती है। और पदबंध से बड़ी इकाई को हम क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा उपवाक्य कहते हैं। और उपवाक्य से बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर यहां आना चाहिए मेरे दोस्त, वाक्य होती है। आपको हमने वर्ण या अक्षर या ध्वनि, शब्द, पद, पदबंध, उपवाक्य और वाक्य लिखा है बोर्ड पे। अब इन चीजों को आप ध्यान से देखो। वर्ण या अक्षर या ध्वनि में ये तीनों एक हैं या अलग अलग हैं। और इससे बड़ी इकाई को शब्द कहा सर ने, इसके बड़ी इकाई को पद बताया, पद से बड़ी इकाई पदबंध बताए हैं, पदबंध से बड़ी इकाई उपवाक्य बताए, उपवाक्य से बड़ी इकाई वाक्य बताए हैं। बहुत सारे बच्चों को हमारे पता होगा, कुछ बच्चों को हो सकता है ना भी पता हो। तो जो उनको नहीं पता है तो उनको तो हम सिखाने के लिए हैं ही, और जिनको पता है वो जल्दी से आंसर करके बताएं। तेजी से आंसर करके बताएंगे हमारे बच्चे। यहां पे आपने इसके पूर्व में देखा था एक विभाग आपका कौन सा था? वर्ण विभाग। दूसरा विभाग आपने कौन सा देखा है मेरे दोस्त? तो आपको पता है शब्द विभाग। तीसरा विभाग आपको कौन दिखाया था? किसको दिखाया था हमने? आपको पद विभाग। और चौथा विभाग आपको कौन सा मिला था भाई? वाक्य विभाग। वही 4 विभाग हैं जिसमें इतने सारे अध्याय समाहित थे, और वही पॉइंट यहाँ पे आपके लिखे गए हैं। इनमें से जल्दी से देखो और जल्दी से आंसर करके बता दो मेरे दोस्त। तेजी से देख के और आंसर करके बताओ। यहां देखो आपके बोर्ड पे क्या लिखा गया है? क लिखा गया है। इसे क्या आप अक्षर कहोगे कि ध्वनि कहोगे कि या वर्ण कहोगे? तेजी से आंसर करके बताएं आप। इसे अक्षर कहोगे, वर्ण कहोगे या ध्वनि कहोगे? अब देख लो यहाँ पे भाई, आपको जो ये प्रश्न मिला है, इस अक्षर की बात हम करते हैं। अक्षर शब्द को 2 भाग में तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा आधन क्षर। क्या मिलेगा? आधन क्षर। अब यहां देखो भैया, आ का अर्थ क्या होता है? आ का अर्थ होता है मेरे दोस्त नहीं। और क्षर का अर्थ क्या होता है? क्षरण या परिवर्तन। क्या होता है? क्षरण या परिवर्तन। जिसका क्षरण या परिवर्तन नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। तो जिसका क्षरण या परिवर्तन नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अगर परिभाषा की बात करें तो नाक्षरति इति अक्षरा, अर्थात जिन ध्वनियों या वर्णों में क्षरण या परिवर्तन नहीं होता उन्हें हम अक्षर कहते हैं। तो यहां हमने क लिखा है, इसमें परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? तेजी से कमेंट करके बताओ भाई, यहां क में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा?
मेरे भाई यहाँ परिवर्तन होगा, जैसे इसमें हलंत लगाओगे इसका स्वर हम बाहर लिख लेंगे, परिवर्तन हो गया। तो क्या ये अक्षर था? नहीं था। लेकिन अगर इस क में हम क्या लगा दें भाई, इस क में क्या लगा दें? हलंत केवल लगा देते हैं। हलंत लगा दिया अब आपने, ये स्वर विहीन हो गया। अब इसमें स्वर नहीं रहा। क्या नहीं रहा? स्वर नहीं रहा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं भाई? इसको हम अक्षर भी कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं? वर्ण भी कह सकते हैं, इसको हम और क्या कह सकते हैं? तो आप ध्वनि भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो भैया? इसे अब वर्ण भी कहोगे, अक्षर भी कहोगे और ध्वनि भी कहोगे। लेकिन अगर का लिखा गया था, इसमें हलंत नहीं लगा है, तो ये आपका क्या नहीं था भाई? अक्षर नहीं था। ये अक्षर नहीं है। तो याद रखिएगा इसको। इससे बड़ी इकाई को क्या कहा है आपने? शब्द कहा है। शब्द की जब हम बात करते हैं भाई, किसकी बात करते हैं? जब हम शब्द की बात करते हैं तो शब्द का निर्माण कैसे होता है? शब्द का निर्माण कैसे होता है? तो आप बताएंगे शब्द का निर्माण वर्णों या ध्वनियों के सार्थक समूह से होता है। किससे होता है? वर्णों या ध्वनियों के सार्थक समूह से किसका निर्माण हो जाता है? शब्द का निर्माण हो जाता है। यहां देखो भैया, हमने ल लिखा है और क लिखा है और तीसरा वर्ण हमने क्या लिखा है? मा लिखा है। अगर इन तीनों वर्णों को हम जोड़ दें इसी क्रम में तो ये हमें मिल जाएगा लकम। क्या मिल जाएगा? लकम। क्या ये शब्द है? नहीं मेरे दोस्त, ये शब्द नहीं है। शब्द नहीं है। तो शब्द के लिए हमको करना क्या है? इसको क्रम से कर दो। ध्वनियों या वर्णों का क्रमबद्ध समूह। कैसा समूह? क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। तो सबसे पहले यहां लिखो क और दूसरा वर्ण लिखो यहां ल। ये बन गया कल। आने वाला कल होता है और बीता हुआ कल होता है। ये दो ही वर्ण से आपको अर्थ मिलने लगा। अगर तीसरा वर्ण भी जोड़ देंगे तो मिल गया आपको कलम। तो भैया आप शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों या ध्वनियों का सार्थक एवं क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है आपका? इस शब्द कहलाता है। अब इससे बड़ी इकाई को आपने क्या कहा है भाई? इससे बड़ी इकाई को आपने पद कहा। क्या कहा मेरे बच्चे? पद कहा। तो पद का निर्माण कैसे होता है? तेजी से आंसर करके बताएंगे हमारे बच्चे। पद का निर्माण कैसे होता है? पद का निर्माण कैसे होता है? तेजी से आंसर करेंगे। पद का निर्माण कैसे होता है? तो हमारे सारे बच्चों का जल्दी से आंसर आना चाहिए। भाई यहां देखो, एक कलम लिखा गया है, स्वतंत्र है। इसके आगे पीछे कोई रोने वाला है क्या? नहीं है ना? बोलो। तो स्वतंत्र है तो शब्द है। लेकिन जैसे ही इसके आगे पीछे कोई रोने वाला आ जाएगा, अगर हम अकेले हैं तो स्वतंत्र हैं तो हम शब्द हैं। लेकिन जैसे ही हमारी पत्नी हमारे साथ आ गई तो शब्द हम नहीं रहे भैया। तब हम शब्द नहीं रहे, तब हम क्या हो जाएंगे? पद हो जाएंगे। इसका आशय यह है बेटा मेरे बच्चे कि जब शब्द स्वतंत्र होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। लेकिन वही शब्द जब वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त हो जाता है, जैसे यहां देखो, लड़का पढ़ रहा है। अब लड़का पढ़ रहा है, अगर यही लड़का शब्द हम स्वतंत्र रूप से लिखते हैं, क्या लिखते हैं? स्वतंत्र रूप से लड़का लिखा गया है। यहां इसके आगे पीछे कोई नहीं है, यहां इसके आगे पीछे कोई शब्द नहीं जुड़ा है, ना कारक चिन्ह जुड़ा है, ना क्रिया है, ना सर्वनाम है, ना ही विशेषण है, कुछ भी नहीं है इसके आगे पीछे। जब आगे पीछे कुछ नहीं तो इसको हम क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे शब्द कहते हैं। लेकिन भैया यहां पे भी तो यही लड़का लिखा गया है, लेकिन इसके आगे कुछ ना कुछ जुड़ गया है, तब यहां लड़का ये स्वतंत्र नहीं रहा। अब ये किसी ना किसी वाक्य के अंग के रूप में आया है, तब ये क्या कहलाएगा? तो मेरे बच्चे याद रखिएगा, पद कहलाएगा। वही लड़का शब्द दोनों जगह है। एक जगह है यहाँ क्या कह रहे हैं आप? शब्द कह रहे हैं, और दूसरी जगह इसी को क्या कह रहे हैं आप? पद कह रहे हैं।
जब स्वतंत्र है तो उसे हम शब्द कहते हैं, जब वाक्य के अंग के रूप में आ जाता है तो उसी को हम किस नाम से जानते हैं? पद के नाम से जानते हैं। या दूसरा पॉइंट यहां ध्यान से सुन लीजिएगा भैया, जैसे ही शब्द में कारक चिन्ह जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है? कारक चिन्ह। कारक कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे अजी अहो, ये सारे शब्द होते हैं भैया। इनका जैसे ही हम इस शब्द के साथ योग कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तब ये स्वतंत्र नहीं रह जाएगा। जैसे हम कलम लिखे हैं, यहां लिख दें कलम से। क्या लिख दिया मेरे दोस्त? कलम से लिख दिया। तो क्या ये अब स्वतंत्र है कलम? अब यहां पे क्या एक कलम स्वतंत्र है? नहीं मेरे भाई, कलम स्वतंत्र नहीं है। अगर एक कलम स्वतंत्र नहीं है तो इसी को हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। जब कोई शब्द स्वतंत्र नहीं रह जाता, वो किसी न किसी वाक्य के अंग के रूप में आ जाता है, तो उसी शब्द को हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। अब अगले पॉइंट पे आ जाओ, पद बंध दिया गया है। अगर इस दोनों शब्दों को हम तोड़ने का प्रयास करें तो पद और बंध अलग हो जाएगा। बंध से आशय क्या है? बंध से आशय क्या है? तो हमारे बच्चों का आंसर होगा यहाँ बंधन होता है, या बंध को और हम क्या कहते हैं? बांधना कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? बांधना कहते हैं। तो यहाँ कितने पदों को बांधते हैं? अगर हम दो पदों को आपस में बांध दें, कितने पदों को भैया? दो पदों को अगर हम आपस में बांध दें तो हमारे क्या कहलाएगा? पद बंध कहलाता है। क्या कहलाता है? पद बंध कहलाता है। एक पद आपका क्या लिखा गया है इधर भाई? पत्र लिखा गया है, और दूसरा पद यहाँ क्या लिखा गया है? कलम लिखा गया है। अगर इन दोनों पदों को हम किसी से जोड़ देते हैं, जैसे यहाँ हम कर दें कलम से पत्र, तो एक पद आपका क्या मिल गया? पत्र मिल गया। दूसरा पद आपका क्या मिल गया? कलम मिल गया। किससे ये जुड़ गया है मेरे बच्चे? किससे जुड़ गया है? तो आप बताएंगे ये तो सर से जुड़ा है। तो एक पद आपका कलम, दूसरा पद आपका क्या है? पत्र है। इन दोनों को किसके द्वारा जोड़ दिया गया? से के द्वारा जोड़ दिया गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों? पद बंध कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? इसी को हम लोग पद बंध कहते हैं। अब पदबंध से बड़ी इकाई को आप क्या कहते हो भाई? उपवाक्य कहते हैं। पदबंध से बड़ी इकाई आपकी क्या कहलाती है? तो आपका आंसर होगा उपवाक्य। अब देखो यहाँ पे भाई, यहाँ उप जो लिखा गया है, उप का अर्थ क्या होता है? इसी का अर्थ जैसे ही आप जान जाओगे आपको उपवाक्य का ज्ञान हो जाएगा। उप का अर्थ होता है छोटा। क्या होता है? उप का अर्थ होता है छोटा, उप का अर्थ होता है समीप, उप का अर्थ होता है सहायक। लेकिन यहां हमारा उप से जो आशय है, उसका आशय क्या है? उसका अर्थ क्या है? तो आप बताएंगे छोटा है। क्या है भाई? छोटा है। किससे छोटा? अब यहां प्रश्न आता है किससे छोटा, तो आप बताएंगे जो वाक्य से छोटा हो। किससे छोटा हो? वाक्य से छोटा हो, और किस क्रिया का अभाव हो? सहायक क्रिया का अभाव हो। वाक्य से छोटा हो और सहायक क्रिया का अभाव हो, उसे हम क्या कहेंगे मेरे भाई? तो आप बताएंगे उसे हम उपवाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे? उपवाक्य कहेंगे। तब भैया एक किससे छोटा है? वाक्य से छोटा है। तो वाक्य से छोटा कर दो भाई, कलम से पत्र लिखा। यहां पे क्या कोई सहायक क्रिया है? तो आपका आंसर होगा नहीं सर, यहां पे तो कोई सहायक क्रिया नहीं है। कौन सी क्रिया नहीं भैया? कोई भी सहायता करने वाली क्रिया नहीं है। जो मुख्य क्रिया की सहायता करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सहायक। यहाँ लिखना क्या है? क्रिया है, तो इसकी कोई सहायता करने वाली यहाँ पे क्रिया नहीं है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं। और इससे बड़ी इकाई को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे? वाक्य कहते हैं। तो अगर आपको दे दिया जाए कलम से पत्र लिखा गया है, कलम से पत्र लिखा गया है। अब यहां देखो भैया, गया और है,
ये दो क्या हो गई आपकी सहायक क्रियाएं हो गई। जैसे ही यहाँ पे सहायक क्रिया जुड़ गई, ये पूरा का पूरा आपका एक सरल या साधारण वाक्य हो गया। कैसा वाक्य हो गया? सरल या साधारण वाक्य हो गया। हम उम्मीद करेंगे हमारे बच्चों को ये समझ में आ रहा होगा। ये चीजें जो हमने आपको आज के डेट में बताया है, ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। इसको रिकॉल करते हैं एक बार, प्रारंभ से आ जाओ। प्रारंभ पे आपको हमने किसकी चर्चा किया था? संस्कृत। संस्कृत को हम और किस नाम से जानते हैं? देववाणी या गीर्वाणवाणी के नाम से। संस्कृत से कौन सी भाषा? पाली भाषा। पाली से कौन सी भाषा? प्राकृत। प्राकृत से कौन सी भाषा? अपभ्रंश। अपभ्रंश से हिंदी। हिंदी की जननी किसे कहते हैं? अपभ्रंश को कहते हैं। आज जननी किसे कहते हैं? संस्कृत को कहते हैं। संस्कृत को दो भागों में बांटा गया, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में किसकी हम बात किए भैया? ये वेद और इक से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? वेद और इक से मिलकर वैदिक शब्द बना है। इसमें कौन सा ग्रंथ लिखा गया? तो वेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें वेद त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं? तो वेद त्रयी में आपके 3 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। कौन सा नहीं आता है? अथर्ववेद नहीं आता। अथर्ववेद को नवीन वेद कहते हैं और ऋग्वेद को प्राचीन वेद कहते हैं। पंचम वेद किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा पंचम वेद नाट्य शास्त्र को कहा जाता है। किसकी रचना है? तो आप बताएंगे रचना भरत मुनि की है। इसमें कितने अध्याय हैं? तो आप बताएंगे 36 अध्याय हैं। 36 अध्याय के किस अध्याय में रस की चर्चा की गई है? तो 6ठे अध्याय में रस की चर्चा की गई। इसके बाद हमने आपको बताया इसी वैदिक संस्कृत में उप पुराण लिखे गए, इनकी संख्या 18 है। उपनिषद लिखे गए 108 श्वेताश्वर उपनिषद। इसी श्वेताश्वर उपनिषद में भक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है, जो किस धातु से बना है? तो आपका आंसर होगा ये भज धातु से बना है। किस धातु से बना है मेरे दोस्त? भज धातु से बना है। इसके बाद इसमें पुराणों की संख्या कितनी है? तो आप बताएंगे 18 पुराण है। ऋचा, ऋचा का अर्थ क्या होता है? श्लोक या मंत्र होता है। इसके बाद हमने आपको आज पीरियड में बताया लौकिक संस्कृत को कितने भागों में बांटा गया है। लौकिक शब्द किस दो शब्दों से मिलकर बना है? लोक और इक से बना है। लोक का अर्थ होता है जगत या संसार, दूसरे जगत का अर्थ क्या है? चबूतरा। लौकिक संस्कृत में लिखा जाने वाला पहला ग्रंथ कौन सा है? पाणिनिकृत अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय को कितने पाद में विभक्त किया गया है? तो 4 पाद में विभक्त किया गया है। टोटल पादों की संख्या कितनी है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, इसमें पादों की संख्या आपकी 32 है। इसमें कितने श्लोक हैं? तो आप बताएंगे लगभग 4000 श्लोक हैं। किस पर लिखा गया ग्रंथ है? तो व्याकरण पर लिखा गया ग्रंथ है। इसके बाद हम किस ग्रंथ की बात करते हैं? महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण। वाल्मीकि शब्द आपकी वर्तनी में पूछा जाता है तो याद रखिएगा। कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेद व्यास। वेद व्यास का पूरा नाम क्या था? तो कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेद व्यास था। इनकी रचना का नाम क्या था? महाभारत। महाभारत को हम और किस नाम से जानते हैं? जय संहिता के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया बेटा वर्ण या अक्षर या ध्वनि, इससे बड़ी इकाई को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द से बड़ी इकाई पद होती है। पद से बड़ी इकाई पदबंध। पदबंध से बड़ी इकाई उपवाक्य और उपवाक्य से बड़ी इकाई को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो वहां हमने आपको बताया अक्षर। अक्षर को 2 भागों में तोड़ दिया था हमने, आ धन क्षर मिला। आ का अर्थ आपको लिख के दिया गया है नहीं, और क्षर का अर्थ होता है क्षरण, या क्षरण के अतिरिक्त इसे और किस नाम से जानते हैं? तो आप बताएंगे परिवर्तन। जिनमें परिवर्तन या क्षरण नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। यहाँ का में हलंत लगा है तो ये अक्षर भी है, वर्ण भी है और ध्वनि भी है। इसके बाद हमने आपको बताया शब्द। वर्णों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह आपका क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। शब्द से बड़ी इकाई क्या कहलाती है? पद। पद में जैसे किसी भी शब्द में कारक चिन्ह जुड़ जाता है तो पद हो जाता है, या वही शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे वहां पे पद कहते हैं। पद बंध, 2 पदों को आपस में जोड़ देना ही क्या कहलाता है? पद बंध कहलाता है। तो यहाँ कलम और पत्र ये 2 पद हैं। किसके द्वारा जोड़ा गया? से के द्वारा। उपवाक्य में किस क्रिया का अभाव होता है? तो सहायक क्रिया का अभाव होता है। तो यहाँ देख लो भैया, कलम से पत्र लिखा, लिखा के बाद कोई भी सहायता करने वाली क्रिया नहीं है। इसके बाद वाक्य के विषय में कलम से पत्र लिखा गया है, जैसे ही 2 सहायक क्रियाएं यहाँ जुड़ गई, ये क्या कहलाने लगा? आपका वाक्य कहलाने लगा। मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाने लगा भाई? वाक्य कहलाने लगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये नोट कर लीजिएगा, इसके आगे जो कल का हम लोगों का टॉपिक शुरू होगा वो टॉपिक यहां से शुरू होगा ध्वनि। कौन सा टॉपिक शुरू होने वाला है? कल के डेट में हम लोग जो टॉपिक शुरू करेंगे भैया, तो सबसे पहले हम लोग ध्वनि की चर्चा करेंगे। इस ध्वनि की परिभाषा कल देखेंगे हम लोग, ध्वनि के प्रकार के विषय में देखेंगे, इसका वर्ण विच्छेद करके देखेंगे। इन सारी चीजों की चर्चा हमारी आपसे होगी कल। तो मेरे प्यारे दोस्त, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जोड़िए। जितना ज्यादा लोग संख्या बल में आप रहोगे उतनी ही बेहतर क्लास मिलने वाली है। रिजल्ट मात्रा का इस परिवार में जितने भी टीचर आपको मिले हैं, पहले तो सुनील सर,
अमित सर 2 लोगों ने बीड़ा उठाया हुआ था, लेकिन अब तो आपके पास इतने सारे बल्क में टीचर मिल गए हैं, इतने लोगों को सुनील सर ने इतना बड़ा परिवार कर दिया है और प्रतिदिन किसी ना किसी को जोड़ते जा रहे हैं अपने परिवार में। तो आपके छोटे भाई बहन जो एसएससी, बैंक, रेलवे इस तरह की तैयारी, वनडे की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारा रिजल्ट मित्रा वनडे एग्जाम के लिए एक चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कराएं। और बाकी ये सिविल का चैनल है, आप इस पे सिविल के बच्चों को जोड़िए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का सहयोग हम लोगों के साथ हो सकता है, उतना आप हमें समर्पण दीजिए। आप समर्पण देंगे, समर्पण आपका हमारे प्रति होगा, तो हम आपको उस बुलंदी तक पहुंचाएंगे जहां आपकी चाहत है मेरे बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत। थैंक यू, धन्यवाद।